में रखा हुआ सारा ड्रग मेरा हो गया। ये बैग तेरा है मंत्री। मुझे धोखे में रखकर ये जलील काम मुझसे जज धर्मेश अग्निहोत्री ने करवाया। तुम झूठ बोल रहे हो सूरज सिंह। एक शरीफ और इज्जतदार आदमी का नाम जोड़कर अपने आप को बचाना चाहते हो। ये साजिश सिर्फ तुम्हारी थी सूरज सिंह, मंत्री को बचाने की और ड्रग्स को एयरपोर्ट से पार करने की। करण, तुम्हारी और मेरी दुश्मनी की आग को इतना मत भड़काओ कि कल तक मैं जितना ड्रग्स से नफरत करता था उतना मैं तुमसे भी करने लगूं और तुम दोनों को खत्म करने का मेरी जिंदगी का मकसद बन जाए। अव्वल तो आधी जिंदगी तू जेल की चक्की पीसता रहेगा और रही बात दुश्मनी की, उसे जब चाहे आजमा लेना। करण तेरी चिता को आग देकर ही ये दुनिया छोड़ेगा।
किसके हुक्म से यहाँ लाया गया है? दूसरे बिल में जाओ। क्यों? एक बिल में दो सांप नहीं रह सकते मंत्री? जलर साहब, इसे यहाँ से ले जाइए तो मुझे मार डालेगा। हरामखोर, आज मैं तुझे तब तक मारूंगा जब तक तू अपनी अर्थी पर लेटने के काबिल नहीं हो जाता, समझा? जलर साहब, जलर साहब बचाओ, जलर। ले जा, ले जा। चंद्रकांत जी, प्रेस वालों की शान में आपने 4 चांद लगा दिए। इसके बारे में आप कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, हम पत्रकार सिर्फ कलम ही नहीं चलाते, समय पड़ने पर अपने देश के लिए जान भी दे सकते हैं। सूरज सिंह ने गिरफ्तार होते समय जज अग्निहोत्री का नाम लिया था। आपको यकीन है इस कांड में उनका हाथ है? जी नहीं, मुझे इस बात पर कतई यकीन नहीं, क्योंकि जज धर्मेश अग्निहोत्री न्याय के पुजारी हैं और इस कांड में उनका हाथ होना यह तो दूर की बात रही, उनके बारे में ऐसा सोचा भी नहीं जा सकता। चंद्रकांत जी, आपने बिल्कुल सही कहा। जब कानून का फंदा पेशेवर मुजरिम के गले में फंसने लगता है तो वह ऐसे लोगों को फंसाने की कोशिश करता है जिनके पास ताकत और औहदा हो। मगर चंद्रकांत जी ने आज दूध का दूध और पानी का पानी कर दिया। कानून और देश को आप पर फक्र है चंद्रकांत जी। एक आखिरी सवाल है चंद्रकांत जी, जो काम पुलिस, सीआईडी और सीबीआई नहीं कर सकी वो आपने कैसे कर दिखाया? बहुत ही पुराना तरीका इस्तेमाल करके टेलीफोन की घंटी बार बार बजाकर किसी आदमी को इतना परेशान कर दो कि वो रिसीवर उठाकर बाजू में रख देता है और इस तरह वहां की सारी बातें यहां तक पहुंच जाती हैं। वैसे भी आजकल के मुजरिम को ज्यादा ही बेवकूफ बनते जा रहे हैं। अच्छा चंद्रकांत जी, हम लोग अच्छा, चलते हैं। नमस्ते। भाई ये तो कमाल कर दिया। जी एक बात बताइए जी, देश के गद्दारों के बारे में और आपने क्या क्या पता किया? उनके बॉस को तो मैं नहीं जानता हूं, पर उस जगह को जरूर जानता हूं जहां से वो शख्स अपना कारोबार चलाता है। अच्छा, वहां आप हमें ले जा सकते हैं? जी हाँ। आइए, जैसा अब यही वो जगह है। और शायद यही वो टेलीफोन है। चंद्रकांत जी, इस मकान के बारे में आप काफी कुछ जानते हैं। मकान के मालिक को भी अच्छी तरह जानता हूं। जी जी हाँ, और मैं आपसे वादा करता हूं अभी इसी वक्त मैं आपको उनसे मिलाऊंगा। आइए, ये जो सामने लाल पर्दा दिखाई दे रहा है ना आपको, उसके पीछे इस मकान के मालिक की तस्वीर है। चाहिए देख लीजिए। मैं जस्टिस धर्मेश अग्निहोत्री और ये डागा। सफेद कॉलर वाले मुझे धर्म का अवतार समझते हैं और काले धंधे वाले इसे अपना बादशाह समझते हैं। और ये दोनों नाम एक ही खोटे सिक्के के दो पहलू हैं। सही पहचाना आपने, मगर एक तीसरा पहलू भी है जो आपने देखा नहीं है, और मैं चाहता हूं कि आज आप उसे पूरी तरह देख लें। आइए। दागा साहब, आप इनसे मिलिए चंद्रकांत जी। यह है मिस्टर एंथनी पिंटो, जिनकी वजह से आजकल गुनहगार बेवकूफ कहलाने लगे हैं। दागा साहब, आपने मुझे बुलाया? हाँ इंस्पेक्टर साहब, यहां एक कत्ल होने वाला है और आप उस खूनी को रोकने नहीं, पकड़ने आए।
चंद्रकांत जी, समझदारों को जस्टिस अग्निहोत्री सजा देता है और बेवकूफों को डागा। तुम्हारी इतनी हिम्मत! एक पुलिस ऑफिसर की मौजूदगी में तुमने एक आदमी का कत्ल कर दिया। मेरी मौजूदगी में मिस्टर एंथनी के साथ आपकी झड़प हुई और आपने उसे इस रिवॉल्वर से उड़ा दिया। क्या बकवास कर रहे हो तुम? Shut up! और गलती से अगर तुम्हारी जुबान खुल गई तो तुम्हें सिर्फ 2 लाशों की खबर मिलेगी, एक तुम्हारी बीवी की और दूसरी तुम्हारे बेटे की। गुड बाय चंद्रकांत जी। कणिकम्मा, 2 गोलियां चंद्रकांत के सीने में भी ठोक देते, सारा किस्सा यहीं खत्म हो जाता। किसे कब और कैसे इस जहान से दूसरे जहान में भेजना है, इस बात का फैसला मैं करता हूं। मैं मान ही नहीं सकता आपने खून किया है। आप खामोश क्यों हैं पिताजी? आप क्यों नहीं बताते खूनी कौन है, सच्चाई क्या है? बेटे, सच्चाई तो यह है कि ये खून मैंने आपने अपने हाथों से नहीं किया। मैंने सोचा बेटा आपसे मिलने आ गया है तो भाभी जी को भी आपसे मिला, और फिर विद्या भी बहुत जिद कर रही थी आपसे मिलने की। चंद्रकांत जी, हम जानते हैं कि आप अपने बीवी बच्चों से बहुत प्यार करते हैं। जेल के अंदर तो आपकी रक्षा पुलिस करती है, जेल के बाहर तो हमें ही करनी है। मैंने पहले ही आपसे कहा था कि कानून की यह लड़ाई कलम से नहीं लड़ी जा सकती। उसके लिए मेरे जैसे जज और आपके बेटे के जैसे वकील की जरूरत है। किसी ने ठीक ही कहा है, इंसान अपने बीवी बच्चों के प्यार में जान तो दे सकता है मगर जुबान कभी नहीं खोल सकता। हाँ, आप करण से कुछ कह रहे थे। जी मैं कुछ नहीं कह रहा था। मेरे हिसाब से यहां वक्त जाया करने से बेहतर है घर चलकर कानून के मुद्दों पर गौर करें, ताकि चंद्रकांत जी यहां से जल्द बाहर आ सके। चलो। अच्छा, चलते हैं चंद्रकांत जी। आओ बेटी। जी डांगा साहब। तुम्हारी जेल में जो बेगुनाह कैदी बंद है। जी, आप जर्नलिस्ट चंद्रकांत की बात कर रहे हैं? हाँ हाँ, उसी की बात कर रहा हूं। तुम और नेता मिलकर देश के लिए कुछ ऐसा काम करो कि उसका नाम शहीदों में आ जाए। पुलिस से टक्कर है? जेलर साहब, इनकी लेखनी बड़ी तीखी और बहनी होती है, बड़ी ताकत है इनके। अब पता चलेगा ऐसे हमसे टक्कर लेने का मजा। डॉक्टर! नर्स, ऑक्सीजन प्लीज। पिताजी, ये कैसे हुआ पिताजी? इंस्पेक्टर, इनका स्टेटमेंट रिकॉर्ड कीजिए। मैं नोट कर लूंगा, आप बाहर जाइए। ओके जी। डॉक्टर साहब, आप भी प्लीज। श्योर। थैंक यू। कहिए चंद्रकांत जी। मंत्री और जेलर ने किया। हाँ, सूरज सिंह भी आकर बचा लिया और अस्पताल ले आया वो, वरना। हाँ पिताजी,
पिताजी, विश्वास रखो बेटा, कानून खूनियों को जरूर सजा देगा। उन खूनियों को कोई नहीं बचा सकता। सूरज सिंह पिताजी के खून का चश्मदीद गवाह है। उसकी गवाही उन दोनों खूनियों को फांसी के तख्ते तक पहुंचा देगी। सूरज अदालत में झूठी गवाही कभी नहीं देगा डागा साहब। मैं अपने दोस्त को जानता हूं, दुनिया की कोई ताकत उसे झूठ नहीं बुलवा सकती। पर खुलदार, पूरब से उगने वाले सूरज की भी कोई कमजोरी अगर डागा के हाथ में लग जाए तो वो उसे पश्चिम से उगने पर मजबूर कर दे। और इत्तेफाकन तुम्हारे सूरज की जो रोशनी है वो हमारे हाथों लग गई है। ये देखो। भारती, सूरज सिंह, तुम्हारे और मेरे बीच रंजिश की दीवार इतनी ऊंची हो गई थी कि मौत के अंधेरे के अलावा और कुछ नजर नहीं आ रहा था। मगर मेरे पिता की जान बचाने की कोशिश करके तुमने इंसानियत का सबूत दिया है। सूरज सिंह, सिर्फ तुम्हारी गवाही मेरे पिता के कातिल को सजा दिला सकती है। और मुझे उम्मीद ही नहीं बल्कि पूरा यकीन है कि कल अदालत में तुम वही गवाही दोगे जिसकी गवाही तुम्हारा दिल देगा, तुम्हारी आत्मा देगी। तुम सच कहोगे। योर ऑनर, श्री चंद्रकांत श्रीवास्तव की हत्या इस मंत्री और जेलर राणा प्रताप के हाथों हुई है। मेरी अदालत से दरख्वास्त है कि इन दोनों को सख्त से सख्त सजा दी जाए। ऑब्जेक्शन योर ऑनर। मेरे मुवक्किलों पर जो इल्जाम मेरे फाजिल दोस्त ने लगाया है वो बेबुनियाद है। उसे साबित करने के लिए मैं डॉक्टर टंडन को अदालत में बुलाने की इजाजत चाहूंगा। इजाजत है। डॉक्टर टंडन, क्या आपने श्री चंद्रकांत श्रीवास्तव की लाश का पोस्टमार्टम किया था? जी हाँ। क्या आप अदालत को श्री चंद्रकांत श्रीवास्तव की मौत की वजह बताएंगे? श्री चंद्रकांत श्रीवास्तव की मौत जहर खाने की वजह से हुई। ऑब्जेक्शन योर ऑनर। डॉक्टर साहब का बयान सरासर गलत और झूठा है। चंद्रकांत श्रीवास्तव की मौत जहर से नहीं बल्कि बेरहमी से पीटे जाने की वजह से हुई। योर ऑनर, मिस्टर करण श्रीवास्तव किस बुनियाद पर डॉक्टर की पोस्टमार्टम की रिपोर्ट को चैलेंज कर रहे हैं? योर ऑनर, मैं इस कत्ल के चश्मदीद गवाह सूरज सिंह को बुलाने की इजाजत चाहता हूं। चश्मदीद गवाह सूरज सिंह को अदालत में पेश किया जाए। सूरज सिंह, जिस वक्त श्री चंद्रकांत श्रीवास्तव के साथ वो दुर्घटना हुई तुम वहां मौजूद थे? जी हाँ, मैं वहीं मौजूद था। क्या यह सच है कि श्री चंद्रकांत श्रीवास्तव को इन दोनों ने अपने शिकंजे में ले रखा था? जी हाँ, यह सच है। और इनके बीच हाथापाई हो रही थी? हाँ। इसका मतलब श्री चंद्रकांत श्रीवास्तव का खून इन दोनों ने किया। वकील साहब, जिस वक्त जेलर और मंत्री जी चंद्रकांत जी पर हावी थे, अचानक मैं वहां पहुंचा और मैंने देखा चंद्रकांत जी जख्मी हाल में पड़े थे और उनके हाथ से जहर की शीशी छीनकर
मंत्री जी ने दूर फेंक दी। सूरज सिंह, जज साहब, दरअसल श्री चंद्रकांत श्रीवास्तव आत्महत्या करने की कोशिश कर रहे थे और जेलर साहब और मंत्री जी ने उनकी जान बचाने की कोशिश की। तुम झूठ बोल रहे हो सूरज सिंह, झूठ बोल रहे हो, तुम बिक गए हो। जज साहब, ये झूठ बोल रहा है, झूठ बोल रहा है। मिस्टर करण श्रीवास्तव, इट्स कोर्ट रूम, प्लीज बिहेव योरसेल्फ। योर ऑनर, ये जहर की शीशी, आत्महत्या करने की कोशिश, ये सब झूठ है योर ऑनर। जबकि उस वक्त आप भी वहां मौजूद थे जब दम तोड़ने से पहले मेरे पिता ने उन हत्यारों का नाम बताया था। वो डाइंग स्टेटमेंट से बड़ा दूसरा कोई और सबूत नहीं है योर ऑनर, जिसके गवाह आप खुद हैं। मेरे वहां होने या ना होने से कोई फर्क नहीं पड़ता मिस्टर करण श्रीवास्तव, क्योंकि अदालत सिर्फ सुनी हुई स्टेटमेंट को सबूत नहीं मानती। कानून सिर्फ उन सबूतों को मानता है जिनके पीछे ठोस गवाही हो। डाइंग स्टेटमेंट गलत भी हो सकता है और झूठा भी। गवाह सूरज सिंह के बयान और पोस्टमार्टम की रिपोर्ट से यह साबित होता है कि श्री चंद्रकांत श्रीवास्तव ने आत्महत्या की है। केस डिसमिस्ड, कोर्ट अजर्न्ड। साहब, अदालत को ताला लगाने का वक्त हो गया है। हाँ, जहां अन्याय का जन्म होता हो ऐसी अदालतों को तो ताले लगा देने चाहिए। लगा दो ताला। डागा ने मेरी बहन की गर्दन पर छुरी रखकर मुझसे अदालत में झूठ बुलवाया। अब डागा ने अपनी बर्बादी की तारीख मुकर्रर कर ली। जिस दिन मैं जेल से बाहर निकलूंगा उस दिन होगा डागा का सर्वनाश। लेकिन दोस्त कुछ भी कहो, करण के साथ बड़ा अन्याय हुआ है। नहीं बोलू, मुझे अपने किए पे कोई गिला नहीं। करण के पिता की मौत गुजरा हुआ कल था और मेरी भारती की जिंदगी आने वाला कल है। और फिर उस दिन अगर एयरपोर्ट पर करण ने मुझे एक मौका दिया होता तो आज मेरी जगह पर धर्मेश अग्निहोत्री इन सलाखों के पीछे खड़ा हुआ होता। जो कुछ भी हुआ उसका जिम्मेदार सिर्फ करण है। तुम ठीक कहते हो सूरज सिंह, मेरी बर्बादी का जिम्मेदार मैं खुद हूं, क्योंकि जिस कानून को मैं मानता रहा वो सिर्फ किताबों में लिखा हुआ है, उसका कोई अर्थ नहीं। लेकिन अब मैं उस कानून को नहीं मानूंगा। आज अदालत में तुमने और धर्मेश अग्निहोत्री ने मुझे यकीन दिला दिया कि गुनहगारों की दुनिया में अदालत का कानून नहीं चलता। इसीलिए मैं ये काला कोट उतारकर फेंक रहा हूं सूरज सिंह, ताकि उस कानून की जुबान से तुम्हें सबक सिखा सकूं जिस कानून की जुबान तुम जानते हो। जस्टिस धर्मेश अग्निहोत्री। करण, इतनी रात गए, तुम यहां क्या कर रहे हो? जिसका बाप कत्ल कर दिया गया हो उसे सिर्फ अपनी मां का सिंदूर नोचने वालों की तलाश होती है। मैं समझा नहीं, तुम कहना क्या चाहते हो? आपने खुद मेरे पिता की गवाही सुनी थी और अदालत में मुकर गए। मैं आपसे सिर्फ इतना पूछना चाहता हूं कि किसने खरीदा है आपको? किसने? गवाहों के बिना पर अदालत में मैंने फैसला तुम्हारे खिलाफ दे दिया तो तुम समझ बैठे कि मैं भी मंत्री के साथ मिला हूं। एक बात तुम भूल रहे हो करण, कानून कभी खरीदा नहीं जा सकता। किस कानून की बात कर रहे हैं आप? उस कानून की जिसे चौराहे पर लाकर रंडी बना दिया आप जैसे पेशावर भड़वों ने। बदतमीज! शराब! बताओ अदालत में तुमने झूठ क्यों बोला? बताओ क्या बदतमीजी! बताओ नहीं तो मैं तुझे मार दूंगा। बताओ कातिल कौन है? बताओ। तुमने मेरे डैडी पे हाथ उठाया। विद्या, तुम नहीं जानती तुम्हारा बाप कितना कमीना है। चुप रहो और निकल जाओ इस घर से। आज से तुम्हारा मेरा कोई रिश्ता नहीं।
ठीक है विद्या, लेकिन एक रिश्ता जरूर रहेगा, और वो ये कि तुम्हारे बाप का कत्ल मेरे हाथों हुआ। अरे छोड़ो मुझे। जस्टिस धर्मेश अग्निहोत्री, तुमने तो मुझे बताया नहीं, लेकिन जेल में मंत्री और जेलर मुझे जरूर बता देंगे कि तुम्हें किसने खरीदा है। उम्मीद सिंह, इसे जेल जाने से रोकना होगा। चल बेटा, तू रिहा हो गया। जस्टिस धर्मेश अग्निहोत्री खुद घर आके तेरी जमानत के कागजात दे गए। जज साहब सचमुच एक देवता है। तुम मां हो ना, ममता देवता और राक्षस का फर्क नहीं समझती। पिताजी की खूनी जेल में है, और जब तक मैं जेल नहीं जाऊंगा पिताजी की मौत का बदला नहीं ले सकता। मां, आशीर्वाद दे कि कल अदालत में तेरे बेटे को सजा हो जाए। मेरा तो भरोसा ही टूट गया। जिस शख्स से मैंने प्यार किया उसने मेरे डैडी पर हाथ उठाया। मिस्टर करण श्रीवास्तव, क्योंकि आप अपने केस की खुद पैरवी कर रहे हैं, क्या आप गवाह से कुछ सवाल पूछना चाहेंगे? नो क्वेश्चन योर ऑनर। आप जा सकती हैं। यह केस निहायत ही साफ और सुथरा है योर ऑनर, और इसमें किसी सवाल और जवाब की गुंजाइश भी नहीं है। मैं जस्टिस धर्मेश अग्निहोत्री को, जो कि इस हादसे के आखिरी गवाह और शिकार भी हैं, विटनेस बॉक्स में बुलाने की इजाजत चाहता हूं। इजाजत है। थैंक यू योर ऑनर। योर ऑनर, इस केस के मुताल्लिक सवाल पूछे जाने से पहले मैं आपसे दरख्वास्त करूंगा कि मैं अदालत में कुछ बोल सकूं। इजाजत है। मैं जानता हूं कि इस केस में मुल्जिम करण श्रीवास्तव को 100% सजा हो जाएगी। मैं ये भी जानता हूं कि सजा याफ्ता होने के बाद इस बेचारे की वकालत करने की लाइसेंस छिन जाएगी, जो मैं हरगिज नहीं चाहता। योर ऑनर, करण श्रीवास्तव के उज्जवल भविष्य को ध्यान में रखते हुए मैं ये केस वापस लेता हूं। योर ऑनर, केस वापस लेके जज साहब ने अपना मकसद तो बयान कर दिया, पर उस हादसे के पीछे मेरे मकसद को समझने की कोशिश नहीं की। अगर अदालत इजाजत दे तो मैं कानून के सामने अपने मकसद का इजहार करूं। इजाजत है। जज साहब, आप अपना केस तो वापस ले ही रहे हैं, तो एक बात सच बताने में क्या हर्ज है? मैं आपके घर रात 11 बजे आया था। सही है। तोड़फोड़ की, कानून को मैंने गालियां दी और आपको ऊंच नीच कहा। बिल्कुल सही है। और जब आप पर हाथ उठाने के लिए मैंने अपना हाथ उठाया तो ऐन वक्त पर पुलिस पहुंच गई। ये भी सही है। योर ऑनर, अगर ऐन वक्त पर पुलिस नहीं पहुंचती तो मेरा यह हाथ जज साहब के मुंह पर यूं पड़ता। तुम समझते ऑर्डर ऑर्डर। मिस्टर करण श्रीवास्तव को कानून अपने हाथों में लेने और बाइज्जत जज पर हाथ उठाने के जुर्म में यह अदालत 6 महीने कैद बामुशक्कत की सजा देती है। जस्टिस धर्मेश अग्निहोत्री, थैंक यू। मैंने भैया को टेलीग्राम कर दिया है कि हम परसों बॉम्बे पहुंच रहे हैं। बॉम्बे पहुंचते भैया से बात जरूर कर लेना। ठीक है, मैं भैया से बस स्टैंड पर ही बात कर लूंगी और वहीं हम लोग कोई पंडित ढूंढकर शादी भी कर लेंगे। अरे तुम्हें मजाक सूझ रहा है? अगर तुम्हारे भैया ने शादी के लिए इनकार कर दिया तो? नहीं, मेरे भैया मना नहीं करेंगे। तुम अपने घर वालों से पूछो। साहब, चाय पानी? अबे तू मुझे जेल में लाया है कोई 5 स्टार होटल में? खैर, ये ले 2 रुपए। थैंक यू। और बीड़ी देना। अबे चिल्ला मत, चिल्ला मत। खतरे का सायरन बज जाएगा। कल मैं तुझे चाय पानी के लिए और दूंगा। सच?
जुग जुग जियो, भगवान करे तुम्हारी सजा और भी लंबी हो जाए। तुम्हारे रहते जेल में बासमती चावल का भोजन है? मजा आया। तुम दोनों ने अपना अंतिम भोजन कर लिया? तुम श्रीवास्तव, घबराओ मत, जो काम मैंने करना था वो मैं कर चुका हूं। मगर अब कान खोलकर सुनो मैंने किया क्या। भूखों की तरह जो खाना तुम लोग खा रहे थे उसमें मैंने जहर मिला दिया था। क्या? हाँ, ताकि जब तुम दोनों की लाशों का पोस्टमार्टम हो तो डॉक्टर की रिपोर्ट भी यही कहे कि तुम दोनों का खून नहीं बल्कि तुम दोनों ने आत्महत्या की है। तुम झूठ कह रहे हो, खाने में कोई जहर नहीं था, कोई जहर नहीं था। ठीक है, 2 मिनट में जहर का असर शुरू हो जाएगा, फिर देखते हैं। ये झूठ बोल रहा है। नहीं, मुझे लग रहा है सच बोल रहा है वो। बिल्कुल सच बोल रहा हूं। और एक बात और बता दूं, ये जहर काटने की दवा भी मेरे पास है। बेटे, मुझे बचा लो बेटे, मुझे बचा लो। मैं कोर्ट में ये बयान देने के लिए तैयार हूँ, तुम्हारे पिताजी का कत्ल इस जलन ने किया था। मैं ठीक है, तुम लो। साले मंत्री झूठ बोलता है। मैं कोर्ट में बयान देने के लिए राजी हूँ कि तुम्हारे बाप का खून इस मंत्री ने किया है। अरे झगड़ो मत, झगड़ो मत। एक प्रॉब्लम है, ये दवा सिर्फ एक आदमी के लिए काफी है। अब आपस में फैसला कर लो कि जिएगा कौन। मैं क्यों? क्योंकि मुझे अभी राष्ट्र के लिए बहुत कुछ करना है बेटे। देखो, मेरी अभी शादी नहीं हुई, अगर मैं मर गया तो सरकार मेरी पेंशन खा जाएगी। जेलर, मंत्री की तूने हत्या कर दी और खुद आत्महत्या। करण, मुझे मरने से बचा लो। मैं अदालत में उस आदमी के खिलाफ गवाही देने के लिए तैयार हूं जिसने हमसे तुम्हारे बाप की हत्या करवाई। कौन है वो? पता कौन है वो? जस्टिस धर्मेश अग्निहोत्री। मारो और मारो इस हरामजादे को। इतना मारो कि यह कबूल कर ले कि जेलर और मंत्री की हत्या इसी ने की है। जज, अपने कानून के भरोसे कह दे कि मुझे जान से मार दे। कहीं मैं बच गया तो तेरी मौत पक्की। सपने देखना बंद करो करण श्रीवास्तव, क्योंकि मैं तुम्हें वहां भेजने वाला हूं जहां मैंने तुम्हारे बाप को भेजा है। पकड़ लो इसे। धर्मेश अग्निहोत्री, जंग का आगाज तूने देख लिया। समझदार हो, अंजाम भी समझ जा। शट अप!
चिल्लाओ मत। Courts adjourned, 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 adjourned. डागा कहाँ है? इस वक्त तो अदालत में, लेकिन रात को उसके घर पे जश्न होगा। बस ये सब आप ही के हाथ में है। हेलो कमिश्नर। हेलो अग्निहोत्री जी, कैसे हैं आप? फाइन थैंक यू। ये मेरी बेटी विद्या और ये बॉम्बे के पुलिस कमिश्नर मिस्टर मल्होत्रा। और मेरा नाम सूरज सिंह। मुझे यहाँ देखकर हैरान हो गए ना जस्टिस धर्मेश अग्निहोत्री? फौरन यहाँ से चले जाओ सूरज, वरना पुलिस को बुलवा कर मैं तुम्हारी गिरफ्तारी करवा दूंगा, समझे? पुलिस को बुलाने की कोई जरूरत नहीं। पुलिस मैं खुद अपने साथ लेके आया और आज वो मुझे नहीं तुम्हें गिरफ्तार करने आई। बोलो। शिंदे, ये सब क्या है? सर, सूरज सिंह की कंप्लेंट के मुताबिक हमने वर्सोवा में रूफ नाम के बंगले में छापा मारा। वहां स्मगलिंग किए हुए सोने चांदी के अलावा ड्रग्स की बहुत बड़ी कंसाइनमेंट हमारे हाथ लगी है। और उस बंगले का मालिक डागा है। डागा वो शख्स है जिसकी वजह से कई घरों की रोशनियां बुझ गई। डागा वो शैतान है जिसकी वजह से हजारों नौजवान ड्रग एडिक्ट बने। और आज मैं आप सबके सामने एक बात बता देना चाहता हूं कि डागा और जस्टिस धर्मेश अग्निहोत्री एक ही आदमी है। ये वो सांप है जो गैर कानूनी ढंग से भोली भाली जनता को डसता है और कानून का चोगा पहनकर अपने आप को बचाता है। ये सिर्फ दिखाने के लिए जस्टिस धर्मेश अग्निहोत्री है, पर उसकी आड़ में ना जाने कितने गैर कानूनी धंधे करता है। ये तस्वीरें उस बात का सबूत है कमिश्नर साहब कि जस्टिस धर्मेश अग्निहोत्री और डागा एक ही आदमी है। मैं चाहूंगा कमिश्नर साहब कि जिस तरह कानून को जस्टिस धर्मेश अग्निहोत्री दीमक की तरह चाटता रहा, वही कानून का फंदा बनकर इसे जिल्लत की मौत दे। अरेस्ट हिम। यस सर। अरे क्या हुआ लाइट को? क्या हुआ? घड़ी खम्मा? कोई आप भी हिलने ना पाए। कहाँ गायब हो गया घड़ी खम्मा? ओ घड़ी खम्मा! घड़ी खम्मा! मैंने घड़ी खम्मा को बहुत मना किया, बहुत मना किया कि यार ये काले धंधे की कमाई मत करो, ये टुच्चापन बंद कर दो, लेकिन माने ही नहीं मेरी बात। पहले ही मान लेते तो ऐसा दिन देखने को तो नहीं मिलता। देखो जी, देखो आप, ये स्मगलिंग की कमाई देखो, ये देखो, और ये देखो चरस गांजे की कमाई, समझे आप? और ये सारे काले धंधों की कमाई देखो आप। अगर मुझे सचमुच पहले मालूम होता ना कि ये सरकार की तिजोरी पर ढक्का डाल रहे हैं, तो भगवान की कसम घड़ी कम्मा को कभी मुंह नहीं लगाता मैं। अरे भूखा मर जाता, लेकिन इनका नमक नहीं खाता मैं कभी भी। कमाई काले धंधे की, और मैं इन सब चीजों में रखा क्या है साला जिंदगी के अंदर? अरे साफ कहना और सुखी रहना यार। पेट भरने के लिए 100 जूते खा लूंगा, मगर इस घर की पाप की कमाई मैं नहीं खाऊंगा। मैं चला, नमस्ते। उम्मीद सिंह, जेब दिखाओ। इंस्पेक्टर साहब, ये देखिए, ये तिजोरी का धन आप लोगों को दिखाकर सबसे कीमती चीजें खुद ले जा रहा था। अरेस्ट हिम। पकड़ लो इसे, पकड़ लो, भाग ना पाए। घड़ी खम्मा, जो हरामजादे मुझसे बिजनेस करने को अपनी शान समझते थे, आज मुझसे बात करने को तैयार नहीं है। जिन लोगों ने मुझसे लाखों रुपए कमाए हैं, वो मुझे फूटी कौड़ी तक देने को तैयार नहीं है। घड़ी खम्मा, मैं छुपकर शहर का हर कोना देख कर आया हूँ। हर चौराहे पे पुलिस ने कड़ी नाकेबंदी कर रखी है। जेब में जो 2-4 कौड़ियां बची हैं, उन्हीं को लेकर इस शहर से भाग कर कहीं चले चलो। ठीक कह रहे तुम, चलो। हाँ।
भारती बहन की बस को बहुत टाइम लग गया, लगता है रास्ते में खराब हो गई होगी। वो आ गई भारती की बस। आज बस काफी लेट हो गई ना? भारती अपने भैया से बात जरूर करना। हाँ हाँ करूंगी। भैया ओ भैया बस जाने का टाइम हो गया। कैसी है भारती? अच्छी हूँ। बोलो भैया आप कैसे हैं? ठीक हूँ भारती। अरे भारती, तुम्हारी ये बस लेट क्यों हो गई? रास्ते में खराब हो गई थी। भारती। हाँ? मैं चलता हूँ। नहीं मैं ले लूँ। लेकिन तुम्हारे घर वाले? शायद कहीं फंस गए हों। कोई बात नहीं, मैं चला जाऊंगा। ओके बाय। बाय। ये लड़का कौन है? भैया ये पवन है, मेरे साथ कॉलेज में पढ़ता है। बम्बई में और कौन है इसका? भैया। पवन, कैसे है तू? भैया, पिताजी की मौत हुई। आपने अपनी जिंदगी के मकसद को घसीटकर सलाखों के पीछे खड़ा कर दिया और मुझे खबर तक नहीं की। ऐसा आपने क्यों किया भैया? पवन, तेरी पढ़ाई, तेरी तरक्की पिताजी का सपना था। सारी खबरें सुन के तो अपना इम्तिहान नहीं दे पाता, तेरा साल बर्बाद हो जाता। जिंदगी के इम्तिहान में ऐसे मौके भी आते हैं जब इंसान को सच्चाई छुपानी पड़ती है। और अब मैं आपको इस इम्तिहान को अकेले नहीं देने दूंगा। भाई मैं भी आपके साथ हूं। हम दो नहीं 200 हैं। नहीं पवन, जिस आग में मैं कूदा हूं उच्चता से दूर नहीं। मैं नहीं चाहता कि तू भी इस आग में पड़े। ये जंग मुझे ही लड़नी होगी। भैया उन लोगों को कभी माफ नहीं करेंगे जिन्होंने पिताजी की हत्या करवाई। और वो लोग क्या कुछ कम है जिनकी खातिर तुम्हारे भैया को कानून का काला कोट छोड़कर कालकोठरी का मुंह देखना पड़ा? हाँ वो तो तुम ठीक कह रही हो भारती। भैया ये मेरा मतलब मैंने आपको बताया था ना। अब सारा रिश्ता तू ही बता देगी भारती, तो तेरा भाई अपना रिश्ता खाक बताएगा। हाँ पवन, तुम्हारे घर वालों को इतराज तो नहीं होगा अगर मैं भारती का रिश्ता लेकर तुम्हारे घर आऊं? जी, मैं कल तुम्हारे घर आऊं। भैया कैसे हो तुम? मैं ठीक हूँ। पवन आने वाला था लेकिन घर में कुछ मेहमान आने वाले हैं इसलिए मैं लेने आया हूँ। ठीक है तुम घर जाओ, मैं जस्टिस धर्मेश अग्निहोत्री को मिलकर आता हूँ। करण, करण, मुझसे मुंह मोड़ लेना तुम्हारे लिए जायज है। भूल मेरी ही थी। अपने गुनहगार बाप की असलियत बहुत देर बाद मेरे सामने आई। करण, अब मेरा उनके साथ कोई संबंध नहीं। पुलिस उनकी तलाश में है। वो फरार हो गए हैं। उनसे वो भाग सकता है, छुप सकता है, लेकिन मुझसे नहीं, चाहे पाताल में क्यों ना छुपा हो। करण, ऐसा नहीं हो सकता कि तुम इस बदले की आग को भूल जाओ। क्या भूल जाऊं विद्या, क्या भूल जाऊं? किस तरह कल का एक ईमानदार लॉयर करण श्रीवास्तव आज एक सजा याफ्ता मुजरिम बन गया, ये भूल जाऊं? किस बेरहमी से मेरे पिता की हत्या कर दी गई, ये भूल जाऊं? भूल जाऊं उस कमीने सूरज सिंह को जो चांदी के चंद टुकड़ों के लिए अपना ईमान बेच देता है, जिसके एक झूठ ने मेरे पिता के कातिल को बचा दिया, मेरी जिंदगी बदल दी, मुझे तबाह कर दिया। विद्या, जो आग मेरी हर सांस और हर धड़कन से सुलग रही है,
उसे मैं नहीं भूल सकता, नहीं भूल सकता। हाँ मैं समझती हूँ, मगर पवन की खुशियों की खातिर कुछ देर तो भूल सकते हो। कुछ लोग उसका रिश्ता लेकर तुम्हारे घर आने वाले हैं। अरे बाप रे! अरे भोलू, ये टाई भी गले में लटकाने वाली चीज है, इसे कहीं और नहीं लटकाया जा सकता। गुरु ये शराफत का साइन बोर्ड है और हम शादी की बात करने आए हैं, इसलिए शराफत हमारे कपड़ों से, हमारे जूतों से, हमारे चाल चलन से टपकनी चाहिए। अबे चुप! मुझे पता है कि हम शराफत के पुतले हैं, लेकिन भोलू, मैं ये बात कहां से शुरू करूं यार? देखो गुरु, जेब काटने में अपना 10 साल का एक्सपीरियंस है और शादी के मामले में एकदम जीरो हूं। ठीक है, तो मैं सीधा जाके कहूंगा उसकी माँ से कि मेरा नाम सूरज सिंह वल्द किशन सिंह है। इल्जाम यह है कि मैं अपनी बहन का रिश्ता लेकर आपके पास आया हूं। और देखो गुरु, ये शादी का केस नहीं लगता, कोई कोर्ट का केस लगता है। क्या बात कर रहे हैं? हाँ ठीक है, तो मैं कह दूंगा उस बुढ़िया को, अबे देख बुढ़िया, मैं शराफत से कह रहा हूं कि मेरी बहन की शादी तेरे बेटे से हो जानी चाहिए, नहीं तो मैं पूरे मोहल्ले में आग लगा दूंगा। गुरु, हम यहाँ मोहल्ले को आग लगाने के लिए नहीं आए हैं, भारती का घर बसाने के लिए आए हैं। क्या? हाँ। आओ। आइए आइए। तेरी माँ घर में? इनका मतलब है माताजी घर पे हैं? जी हैं। आप बैठिए, मैं अभी बुलाता हूँ। आप बैठिए। रख। माँ, आप हैं भारती के भाई। बेटा, हम बड़ी देर से तुम लोगों की राह देख रहे थे। बैठो बेटा, बैठो। पर ये क्या, सिर्फ तुम दोनों ही आए हो? घर का कोई बड़ा बुजुर्ग नहीं आया क्या? माँ जी, यूँ समझ लीजिए कि खानदान में बड़ा भी मैं हूँ और बुजुर्ग भी। ये मेरा दोस्त भोला है माँ जी। अच्छा। समझ में नहीं आता कि बात कहाँ से शुरू करूं। यूं समझ लीजिए माँ जी कि मुझे पवन और भारती का रिश्ता बहुत पसंद है, और अगर आप रिश्ते के स्टैम्प पेपर पर हाँ की मोहर लगा दें तो मैं समझूंगा कि बात पक्की होगी। अरे माँ जी, कुछ मीठा मंगाइए, और मीठा ना हो तो नमकीन ही चलेगा, लेकिन जल्दी मंगाइए माँ जी, जल्दी मंगाइए। खुशबू के मारे दम निकल रहा है। हाँ हाँ, क्यों नहीं। पवन बेटा, मेहमानों के लिए नाश्ता लेकर आओ। बेटा, तुमने अपनी बहन को इतनी दूर, इतनी अच्छी तालीम के लिए भेजा, जरूर तुम कोई बड़ा कारोबार करते होगे। हाँ हाँ माँ जी, बड़े बड़े कार वाले बार बार इन्हीं के दरवाजे पर तो आते हैं। वो किस लिए बेटा? 100 तरह के लोग होते हैं माँ जी, और 100 तरह की परेशानियां। जो भी दुख तकलीफ में होता है चला आता है मेरे पास। तो फिर तुम जरूर डॉक्टर होगे। डॉक्टर नहीं माता जी, स्पेशलिस्ट। स्पेशलिस्ट। बड़े बड़े लोगों को पानी पिलाया इन्होंने। क्या मतलब? बस माँ जी, इंसान शैतान दोनों मेरे घाट पर आकर पानी पीते हैं। मेरी नजर में अमीर गरीब सब एक बराबर है। सारी दुनिया को एक लाठी से हाँकता हूं मैं माँ जी। लाठी से या गोली से? करण, हाँ, तूने ये नहीं बताया कानून तेरे हाथों का खिलौना है। खून करना तेरा पेशा है।